हेलो स्टूडेंट्स, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में अपन कल बात कर रहे थे। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा कि कैसे अपना एंडोक्राइन सिस्टम काम कर रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा, जो हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे प्रेजेंट हुआ करती थी, उसे हमने पिट्यूटरी ग्लैंड कहा। पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट, ये सब भी हमने देखा कि एंटीरियर से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी से किस प्रकार के हार्मोन रिलीज हो रहे थे। इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की। आज हम बात करेंगे कि ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, ये एड्रिनल ग्लैंड ACTH यहाँ से आया है और इसने एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट किया है। तो ये काम ये कैसे करेगी, एड्रिनल ग्लैंड की क्या पोजीशन है और एड्रिनल ग्लैंड के क्या क्या काम होते हैं। तो देखिए, ये अपनी एड्रिनल ग्लैंड है और एड्रिनल ग्लैंड दोनों किडनी के अपर सरफेस पे प्रेजेंट होती है। यानी कि दो एड्रिनल ग्लैंड होती हैं, तो दोनों किडनी के जस्ट अपर सरफेस पे एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होगी। एड्रिनल ग्लैंड दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो बाहरी पार्ट होता है इसका, एंड अंदर का पार्ट जिसको ऊपर बोलते हैं एड्रिनल मेडुला। तो यहाँ से राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी, दोनों किडनियों के ऊपर अपने को एड्रिनल ग्लैंड दिखाई देगी और ये यहाँ पर प्रेजेंट होके नेफ्रॉन के साथ में जुड़कर अपना काम करती है, क्योंकि इसी से रिलेटेड करती है। बहुत सारे साल्ट्स का रीएब्जॉर्प्शन करवाती है, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड कुछ काम करती है। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो किडनी के जस्ट अपर सरफेस पे प्रेजेंट होती है। ये तो बात हो गई एड्रिनल ग्लैंड की लोकेशन की। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड की आप इनर सरफेस देखो, आप TS देखोगे तो आपको एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला दोनों दिखाई देते हैं। देन जो अपर सरफेस है, जो आपको ये पीले कलर का दिखाई दे रहा है, इसको अपन बोल देंगे कैप्सूल। ये क्या होता है? कैप्सूल। तो इस प्रकार से दोनों एड्रिनल ग्लैंड्स की किडनी के ऊपर अपने को लोकेशन दिखाई दे रही है। अब देखिए, एड्रिनल ग्लैंड है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, कॉर्टेक्स और मेडुला। अब कॉर्टेक्स और मेडुला अलग अलग टाइप के हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं एंड इनका अलग अलग फंक्शन होता है। यानी कि मेडुला का अलग होता है, कॉर्टेक्स का अलग होता है। एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज करता है, जिसे अपन डू एंड डाई जैसा हार्मोन भी कहते हैं। ये एड्रिनलिन हार्मोन कौन से होते हैं? एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, जो अपने हार्ट के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पर काम करते हैं, जिससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो अपने माइंड में अलर्टनेस आ जाती है। माइंड में अलर्टनेस आने की वजह से अपन क्विकली कोई एक्शन कर सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डू एंड डाई। यानी कि हम फास्ट डिसीजन लेने में सक्षम हो जाते हैं, जो एड्रिनलिन हार्मोन जिसे अपन बोलते हैं। जिसे कि अपने रोंगटे खड़े होते हैं, अपने को गुस्सा आता है, अपन अग्रेसिव होते हैं। ये सब चीज़ें किसकी वजह से होती हैं? एड्रिनलिन हार्मोन की वजह से, जो एड्रिनल मेडुला रिलीज करता है। तो अब अपन TS ऑफ एड्रिनल ग्लैंड देखते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड अंदर से कैसी दिखती है। तो ये आपकी एड्रिनल ग्लैंड है। ये अपर कैप्सूल वाला पार्ट था। कैप्सूल के नीचे, जस्ट नीचे आप देखते हो, कॉर्टेक्स एंड मेडुला दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। ज़्यादा पार्ट है वो कॉर्टेक्स ने घेर रखा है, मेडुला ने इसका कुछ पार्ट ही घेरे हुए रहता है। जो मेडुला होता है, एड्रिनल मेडुला, इसका कुछ पार्ट ही घेरे हुए आपको दिखाई दे रहा है। ये इतना सा बस एड्रिनल मेडुला है, बाकी सारा का सारा क्या है? एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो देखते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स को फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेरिस। ये तीन हार्मोन है जिसका हमने नाम दिया है। तो जोना ग्लोमेरुलोसा जो है वो मिनरेलोकॉर्टिकोइड हार्मोन रिलीज करता है, जिसे हम अपन एल्डोस्टेरोन बोलते हैं। यानी कि जोला ग्लोमेरुलोसा है
वो मिनरेलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन रिलीज करेगा जिसे अपन एल्डोस्टेरोन बोलते हैं। जोना फेसिकुलेटा ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन रिलीज करता है जिसे कोर्टिसोल के नाम से भी जानते हैं। एंड जोना रेटिकुलरिस एंड्रोजन हार्मोन रिलीज करता है जिसको DHEA या एंड्रोस्टिनोडायोन हार्मोन भी कहते हैं। देन एड्रिनल मेडुला जो है वो कैटेकोलेमिन्स, जिसको अपन कैटेकोलेमिन्स किसको बोलते हैं, एपिनेफ्रीन एंड नोर एपिनेफ्रीन एंड नोर एपिनेफ्रीन हार्मोन रिलीज करने का काम किसका है, एड्रिनल मेडुला का, जिसे कंबाइंडली क्या बोला जाता है, एड्रिनलिन हार्मोन या फिर डू एंड डाई हार्मोन भी इसी को बोला जाता है। डू एंड डाई हार्मोन भी किसे कहेंगे, एड्रिनलिन हार्मोन को। तो इस प्रकार से अपनी एड्रिनल ग्लैंड की पोजीशन और उसकी टीएस हमने देखी कि ये कैसी अंदर से दिखाई देती है। इसके अलावा इसके पर्टिकुलर पार्ट से किन किन हार्मोन का सिक्रेशन होता है ये चीज हमने देखी। अब पहला क्या देखेंगे, एड्रिनल कोर्टेक्स, और एड्रिनल कोर्टेक्स के अंदर ही अपन देख रहे हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, कि जोना ग्लोमेरुलोसा कैसे काम करता है। तो देखते हैं एड्रिनल कोर्टेक्स, और एड्रिनल कोर्टेक्स के अंदर भी जोना ग्लोमेरुलोसा। एड्रिनल कोर्टेक्स में भी क्या देख रहे हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा कौन सा हार्मोन सिक्रेट कर रहा था, मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन, जिसे अपन एल्डोस्टेरोन के नाम से भी जानते हैं। मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन, या फिर जिसके अपन क्या नाम से जानते हैं, एल्डोस्टेरोन हार्मोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन का काम, मुख्य काम क्या है, सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। मिनरेलोकोर्टिकोइड्स क्या काम करता है, सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन करवाने का काम किसका है, मिनरेलोकोर्टिकोइड्स का। सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि सोडियम पोटेशियम पंप को क्या करेगा, ये मेंटेन करेगा। और सोडियम पोटेशियम पंप को कहां पर मेंटेन करेगा, किडनी पे। कहां पर, किडनी पे एक्ट करता है। यानी कि नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे इसका कोई ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन जब किडनी फंक्शन करना स्टार्ट करती है तो किडनी के अंदर इस मिनरेलोकोर्टिकोइड का इंपॉर्टेंट रोल होता है, जब साल्ट का रीएब्जॉर्प्शन अपन करते हैं, ताकि वाटर की कंसंट्रेशन है वो बॉडी के अंदर प्रॉपर बनी रहे। तो इस सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन, इसके अलावा पोटेशियम आयन का सिक्रेशन भी क्या करता है, जोना ग्लोमेरुलोसा। पोटेशियम आयन का सिक्रेशन, पोटेशियम आयन का सिक्रेशन भी कौन करेगा, जोना ग्लोमेरुलोसा ही करेगा। तो ये बात है मिनरेलोकोर्टिकोइड्स या एल्डोस्टेरोन की। मोस्ट ऑफ काम इसका क्या है, साल्ट्स का रीएब्जॉर्प्शन करना ही इसका काम है। देन दूसरा जो पार्ट होता है कोर्टेक्स का वो होता है जोना फेसिकुलेटा। दूसरा कौन सा है, जोना फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। एंड ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का काम क्या होता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन रिलीज करता है। ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन का बहुत सारा काम होता है, यानी कि इसको कोर्टिसोल भी हमने कहा, क्या कहा था, इसी हार्मोन को हमने कोर्टिसोल भी कहा था। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का मुख्य काम है ग्लूकोज कंसंट्रेशन को क्या करना, बॉडी के अंदर मेंटेन करना।
बॉडी के अंदर क्या करना, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। अब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को तो इंसुलिन भी कर रहा था, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को मेंटेन कौन कर रहा था, इंसुलिन करेगा। हमने पैनक्रियाज अभी नहीं पढ़ा है, इंसुलिन हार्मोन जो है वो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखेगा। लेकिन यहाँ पर ग्लूकोकॉर्टिकोइड का काम क्या है, जब आप स्ट्रेस में आते हो, यानी कि स्ट्रेस रेस्पॉन्स का काम किसका है, स्ट्रेस रेस्पॉन्स का काम है ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स का, और नॉर्मल कंडीशन में किसका काम है, इंसुलिन हार्मोन का। यानी कि जब आप स्ट्रेस में आते हो तो दिमाग जो है वो एनर्जी ज़्यादा खर्च करने लगता है। जब कोई आदमी स्ट्रेस में आएगा तो दिमाग क्या करेगा, एनर्जी ज़्यादा खर्च करेगा, और एनर्जी ज़्यादा खर्च करेगा तो ग्लूकोज अपटेक जो है वो बढ़ जाता है। यानी कि सेल के अंदर ग्लूकोज अपटेक है वो इंक्रीज हो जाता है। ग्लूकोज अपटेक इंक्रीज हो जाता है और एनर्जी के क्या सोर्स हो सकते हैं, ग्लाइकोजन का डिप्लीशन होने लगता है। ग्लाइकोजन भी क्या होने लग जाता है, टूटने लग जाता है, क्योंकि एनर्जी की आवश्यकता है, दिमाग को एनर्जी की आवश्यकता है। शायद मैंने आपको कभी बताया होगा कि दिमाग को 80% एनर्जी ग्लूकोज देता है और आरबीसी को 100% एनर्जी कौन देता है, ग्लूकोज देता है। तो इसका मतलब बॉडी के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा चाहिए, तो ग्लूकोज के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं, एक तो आपने भोजन से ग्लूकोज लिया, उससे मिल सकता है आपको ग्लूकोज। एंड एक क्या हो सकता है, एक हो सकता है ग्लाइकोजन को तोड़ के आप ग्लूकोज ले सकते हो, लिपिड को तोड़कर भी आप ग्लूकोज ले सकते हो, और प्रोटीन को तोड़ के भी आप ग्लूकोज ले सकते हो। तो जब स्ट्रेस रेस्पॉन्स आता है तो ग्लूकोज की बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, ग्लाइकोजन डिप्लीशन बढ़ जाता है। इसके अलावा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाता है, स्ट्रेस रेस्पॉन्स में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, फैट ऑक्सीडेशन भी बढ़ जाता है, फैट ऑक्सीडेशन भी बढ़ जाता है। अब इसके परिणाम स्वरूप, यानी कि कोर्टिसोल हार्मोन ने इतना कुछ आपकी बॉडी में कर दिया है, इसके परिणाम स्वरूप या दूसरा काम होगा इम्यूनो सप्रेशन। इम्यूनो सप्रेशन यानी कि इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है जब ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स मिनरलोकॉर्टिकोइड्स की कंसंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा होती है। यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकोइड्स हैं वो क्या करेंगे, स्ट्रेस रेस्पॉन्स। एड्रिनल ग्लैंड वैसे तो पूरा ही स्ट्रेस रेस्पॉन्स में ही काम करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रेस रेस्पॉन्स में जो काम करेगा वो कोर्टिसोल या फिर ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स करता है। तो देखिए इम्यूनो सप्रेशन हो जाता है। इम्यूनो सप्रेशन के अंदर क्या होता है, डब्ल्यूबीसी माइग्रेशन, डब्ल्यूबीसी माइग्रेट करना स्टार्ट कर देती हैं, डब्ल्यूबीसी का माइग्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इन्फ्लामेशन आ जाती है, सूजन, इन्फ्लामेशन आ जाएगी, सूजन आ जाएगी। एंड फैगोसाइटोसिस क्या करेगा, फैगोसाइटोसिस बढ़ जाएगा, यानी कि फैगोसाइटोसिस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्ट्रेस लेने की वजह से, और जो फाइनल इसका रिजल्ट आएगा वो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, वेट लॉस, वेट लॉस, यानी कि शरीर का वजन कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, शरीर का वजन क्या है, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सब किसके सिम्टम थे, ये सब सिम्टम थे इमोशनल स्ट्रेस के। ये सब किसके सिम्टम हैं, इमोशनल स्ट्रेस या फिर कोई ट्रोमा, यानी कि आपको कोई इंजरी हुई है उस कंडीशन पे। तो इस प्रकार से जो ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स है वो स्ट्रेस के अंदर काम करना स्टार्ट कर जाता है, आपको स्ट्रेस से बचाने का काम करता है, और स्ट्रेस के अंदर इतना कुछ हो जाता है, यानी कि सबसे मुश्किल काम क्या है, इम्यूनो सप्रेशन, यानी कि आपका इम्यून फंक्शन है वो काम करना ही कम कर देता है, बंद तो नहीं करता लेकिन इम्यून फंक्शन काम करना कम कर देगा, और काम करना कम कर देगा जिसके परिणाम स्वरूप आपको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। ये हाइपोथैलेमस यानी कि ACTH, कल मैंने आपको बताया, आज भी स्टार्टिंग की क्लास के अंदर बताया
कि ACTH एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन यानी हाइपोथैलेमस ने ACTH के माध्यम से क्या संदेश दिया कि ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो स्ट्रेस के अंदर है, और स्ट्रेस के अंदर है जिसकी वजह से क्या है, इसके अंदर ये सिग्नलिंग स्टार्ट होनी चाहिए। अब इसके अंदर ये सिग्नलिंग स्टार्ट होगी तो आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हम बोलेंगे कि क्या रिलैक्स रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, तो वो ऐसे ही नहीं बोला जाता, वो कोई मजाक के लिए नहीं बोला जाता। रियल में ही जो स्ट्रेस वाली कंडीशंस होती है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है, जिससे अपन इमोशनली भी क्या है हार्मलेस हो जाते हैं, और जो फिजिकली है उसके अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है अगर आप स्ट्रेस कंडीशन के अंदर होते हो तो ये बात थी ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स के बारे में। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशन के अंदर आओगे तो ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इसके अलावा नॉर्मल कंडीशन के अंदर इंसुलिन है वो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम करता रहेगा, लेकिन इंसुलिन का काम है नॉर्मली कंडीशन के अंदर, मतलब उसको स्ट्रेस से कोई मतलब नहीं होता। इंसुलिन जो है उसको स्ट्रेस है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स में हो सकता है कि इंसुलिन की सिग्नलिंग भी बढ़ जाए, लेकिन मोस्टली स्ट्रेस रिस्पॉन्स के अंदर ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स की सिग्नलिंग बढ़ती है, एंड ये भी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखेगा। लेकिन ये ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को मेंटेन किस माध्यम से करेगा, आपकी ही बॉडी को डीजेनरेट करके, यानी कि ग्लाइकोजन का डिप्लीशन कर रहा है, यानी आपकी बॉडी के ही एनर्जी को काम में ले रहा है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कर रहा है, यानी आपकी बॉडी की ही एनर्जी को काम में ले रहा है। फैट का ऑक्सीडेशन कर रहा है, यानी कि आपकी बॉडी को ही काम में ले रहा है। इम्यूनोसप्रेशन कर रहा है, यानी वो भी आपकी बॉडी की चीज़ों को काम कर रहा है, यानी बाहर से सिग्नलिंग नहीं देता, यानी कि भूख लगना ये सब चीज़ें हो या ना हो इस चीज़ भी कम मेंटेन करती हैं, कम मैटर करती हैं ये चीज़ें। लेकिन इंसुलिन हार्मोन की सिग्नलिंग है वो प्रॉपर रिलैक्स कंडीशन के अंदर होती है, जिसके अंदर आपको सारी सिग्नलिंग स्टार्ट होती है कि जैसे भूख लगना है, प्रॉपर नींद आना है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। तो इस प्रकार से स्ट्रेस कंडीशन थी, और स्ट्रेस के सिम्टम जो हैं वो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएंगे कि वेट लॉस हो जाता है कोई इमोशनल स्ट्रेस वाला आदमी। इसीलिए जो आदमी मस्त रहेगा, रिलैक्स रहेगा, वो शरीर में भारी भरकम आपको दिखाई देता है, और जो आदमी स्ट्रेस में है वो भी आपको फुला हुआ दिखाई देगा। लेकिन वो फुला हुआ किस लिए दिखाई देगा, क्योंकि उसका इम्यूनो सप्रेशन हो चुका है, और इम्यूनो सप्रेशन की वजह से क्या आया है उसमें, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन, यानी कि फालतू की सूजन आई हुई है उसमें, पता भी नहीं चलेगा कि अंदर से बॉडी डिजनरेट, यानी एक मोटा आदमी है लेकिन फिर भी 50-60 किलो का है, और एक रिलैक्स रहने वाला आदमी आपको नॉर्मल सा दिखाई दे रहा है लेकिन फिर भी 70-80 किलो का आदमी है। तो इस ये डिफरेंस आपको स्ट्रेस वाले आदमी में और नॉर्मल आदमी में देखने को मिल जाता है। देन जो फाइनल एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो बचा है जोना रेटिकुलेरिस। अब क्या बचा है, जोना रेटिकुलेरिस। जोना रेटिकुलेरिस, जोना रेटिकुलेरिस जो है वो एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। जोना रेटिकुलेरिस क्या काम करता है, एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन। यानी एंड्रोजन हार्मोन का क्या मतलब हो गया कि ये मेल स्पेसिफिक ज़्यादा काम करता है। एंड्रोजन जो होता है वो मेल स्पेसिफिक काम ज़्यादा करेगा, और फीमेल स्पेसिफिक काम उसके अंदर कम होते हैं। तो एंड्रोजन हार्मोन्स कौन से हो सकता है, मोस्ट ऑफ एंड्रोजन हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन तो गोनाड्स के साथ में कभी कभी आपको ऐसे देखने को मिल सकता है कि जोना रेटिकुलेरिस काम कर रहा है, बाकी जोना रेटिकुलेरिस का कोई ज़्यादा काम नहीं होता है। ये एंड्रोजन हार्मोन से रिलेटेड हार्मोन्स के अंदर कभी कभार हेल्प कर देगा, यानी ज़्यादा हार्मोन तो रिलीज नहीं करेगा, लेकिन कभी कभार है वो एंड्रोजन हार्मोन से रिलेटेड कोई काम आपको करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये बात थी एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में। देन आता है एड्रिनल मेडुला। अभी कौन सा है, एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला है उसका अपन हार्मोन्स का नाम क्या दे रहे हैं, एड्रिनलिन हार्मोन। एड्रिनल मेडुला के हार्मोन का क्या नाम ले रहे हैं, एड्रिनलिन
हार्मोन। अब एड्रेनलिन हार्मोन क्या है? डू एंड डाई, यानी कि इंस्टेंट आप डिसीजन करते हो, वो किसकी वजह से कर सकते हो? एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से। एड्रेनलिन हार्मोन जिसके अंदर एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन हार्मोन आएंगे। कौन कौन से हार्मोन? एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन हार्मोन्स आएंगे। अब ये एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन हार्मोन जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करता है। किस पे काम करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर काम करता है। और जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, यानी कि ये कार्डियक सिस्टम की बात कर रहे हैं, कार्डियक सिस्टम का भी अपना एक अलग से नर्वस सिस्टम होता है। जब मौका मिलेगा तो हम पढ़ेंगे कि जो कार्डियक हार्ट है उसका एक अलग से अपना नर्वस सिस्टम होता है। ब्रेन की नर्वस सिस्टम से वो कम कनेक्ट रहता है, बल्कि ऐसे नोड जिसको अपन क्या बोलते हैं? साइनोएट्रियम नोड, वह उसका नर्वस सिस्टम होता है। वह सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ये सब कुछ रेगुलेट करना है। यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब ये नहीं समझना कि ये ब्रेन वाला नर्वस सिस्टम है। हालांकि सिग्नलिंग तो ब्रेन से ही आएगी, लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये हैं कार्डियक के, हार्ट के नर्वस सिस्टम, जिसको अपन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन हार्मोन जब रिलीज होंगे तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करेंगे। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिसका नाम होता है बीटा एड्रीनोजेनिक रिसेप्टर। उन रिसेप्टर्स का नाम क्या है? बीटा एड्रीनोजेनिक रिसेप्टर। ये रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं, और ये रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं तो ये हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। ये क्या करेंगे? हार्ट रेट को बढ़ा देंगे। यानी कि क्या होता है, इससे पहले भी सीक्वेंस अभी अपन हार्ट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, हार्ट रेट के अंदर बीटा एड्रीनोजेनिक रिसेप्टर के अंदर डीपोलराइजेशन होता है। इसके अंदर क्या होता है? डीपोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन होता है तो आप जानते हो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। और आप यही भी जानते हो कि जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो एक्शन होगा। एक्शन होने का क्या मतलब हो गया? कि हार्ट रेट बढ़ेगी, और हार्ट रेट बढ़ेगी तो आपके अंदर दिमाग में अलर्टनेस आएगी। हार्ट रेट बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है? कि दिमाग के अंदर थोड़ी अलर्टनेस आएगी, और दिमाग के अंदर अलर्टनेस आएगी तो हो सकता है कि वहां से आपको जरूर भागना पड़े या किसी से लड़ना झगड़ना पड़े, कुछ भी स्ट्रेस वाला काम करना पड़े जिसके अंदर आपको क्विकली क्या करना है? डिसीजन लेना है। और ये सब काम किसके हैं? एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन यानी एड्रेनलिन मेडुला के काम ये इस प्रकार होते हैं। अब देखिए, एड्रिनल कोर्टेक्स के हार्मोन्स के अंदर कुछ डिजीज होते हैं, आपको रोग होते हैं। अगर एड्रिनलिन हार्मोन यानी कि एड्रिनल कोर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन, और एड्रिनल कोर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन कौन से? मोस्ट ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो ग्लूकोकोर्टिकोइड होता है, जो पूरी बॉडी के अंदर इफेक्ट कर सकता है। मिनरलोकोर्टिकोइड्स हमने देखा कि कहाँ काम करता है? मोस्ट ऑफ किडनी पे, नेफ्रॉन पे काम करने का करता है। लेकिन जो ग्लूकोकोर्टिकोइड है वो कंप्लीट बॉडी के अंदर घूमता है। तो मोस्ट ऑफ जिसका हार्मोन, सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन सा है? कोर्टिसोल हार्मोन, एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन, जिसको अपन एड्रिनलिन बोला। तो इस हार्मोन की कमी से, यानी कि एड्रिनलिन हार्मोन बोल दो या फिर कोर्टिसोल बोल दो, कोर्टिसोल हार्मोन की कमी को आप क्या बोलते हैं? हाइपोसिक्रेशन। हाइपो का मतलब सिक्रेशन कम हो रहा है, हाइपोसिक्रेशन। हाइपोसिक्रेशन की वजह से कौन सी डिजीज होती है? हाइपोसिक्रेशन की वजह से होती है एडिशन डिजीज। यानी कि ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के हाइपोसिक्रेशन की वजह से डिजीज होती है एडिशन डिजीज। ध्यान रखना इस डिजीज का हमेशा, एडिशन डिजीज। एंड हाइपर सिक्रेशन की वजह से, शायद यहां दिख रहा होगा, हाइपर सिक्रेशन की वजह से एक डिजीज होती है जिसका नाम होता है कुशिंग सिंड्रोम। जिसका नाम क्या हो गया? कुशिंग सिंड्रोम। तो इस प्रकार से
जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके अंदर कुछ डिजीज थी और एड्रिनल ग्लैंड के कुछ काम थे। ध्यान रखना, ग्लैंड्स बहुत सारी हैं, आपको क्या करना है, सबको आराम से धीरे धीरे समझना है। उसकी सबसे पहले लोकेशन याद रखो कि वो लोकेशन कैसी दिखती है, कहाँ पर प्रेजेंट होगी, और उसके पार्ट्स ध्यान रखो कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। उसके बाद में ध्यान रखो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और प्रत्येक पार्ट से कौन कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है, और उस हार्मोन का थोड़ा थोड़ा काम याद रखो कि पर्टिकुलर हार्मोन का बॉडी में क्या काम होता है। जब स्ट्रेस कंडीशन आएगी तो कौन सा हार्मोन सिक्रेशन होगा, किडनी पर कौन सा हार्मोन सिक्रेशन होगा, और एक हार्मोन होता है जो एंड्रोजन हार्मोन जिसको अपन बोलते हैं। इसके अलावा एड्रिनल मेडुला, मेडुला जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन का सिक्रेशन करती है, एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन। कभी कभार आप इसको न्यूरोट्रांसमीटर भी बोल सकते हो, स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी आप इनको बोल सकते हो। यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन का काम है वो बहुत ही ज्यादा होता है अपनी बॉडी के अंदर, और अपनी बॉडी के लिए ये इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं। यानी अपनी बॉडी के लिए क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में, जिस ग्लैंड का नाम है थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड की बात करेंगे जिसका नाम क्या है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की पोजीशन आप देख सकते हो गले के अंदर, और गले के अंदर ये किसको घेरे रखती है, ट्रेकिया को। गले के अंदर किसको घेरे रखेगी, ट्रेकिया को घेरे रखेगी। ये ट्रेकिया है और ये आपकी यहाँ पर क्या है, थायराइड ग्लैंड। और ये थायराइड कार्टिलेज, यानी कि गले के जस्ट ऊपर आपको एक उभरी हुई स्ट्रक्चर जो ठोस दिखाई देती है वह क्या है, थायराइड कार्टिलेज, यानी कि बोन से बनी हुई स्ट्रक्चर। और ये कंप्लीट आपको ट्रेकिया को घेरी हुई स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, थायराइड ग्लैंड। तो इस प्रकार से थायराइड ग्लैंड की ये पोजीशन होती है जो अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगी। अब देखिए इसका भी काम देखना अपने को, यानी कि थायराइड ग्लैंड का भी क्या देखना है, काम देखना है। तो थायराइड ग्लैंड है वो भी हाइपोथैलेमस से सिक्रेट हो रही है। कल ही मैंने आपको बताया कि थायराइड ग्लैंड यानी लगभग ग्लैंड जो है वो कहाँ से कोऑर्डिनेट होंगी, लगभग ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस से ही कोऑर्डिनेट होती हैं, वो और कहीं से भी कोऑर्डिनेट आपको दिखाई होती हुई नहीं देंगी। तो इस प्रकार हाइपोथैलेमस है वो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करता है। कल ही मैंने बतायागा हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेटरी हार्मोन्स रिलीज करती है। रिलीजिंग और स्टिमुलेटरी, यानी कि थायराइड रिलीजिंग हार्मोन किसने रिलीज किया, हाइपोथैलेमस ने, और स्टिमुलेटरी थायराइड स्टिमुलेटरी हार्मोन किसने रिलीज किया है, पिट्यूटरी ग्लैंड। उसका भी एंटीरियर पार्ट, वो भी कौन सा पार्ट है, एंटीरियर पार्ट। तो अब देखिए हमेशा ध्यान रखना किसी भी हार्मोन के साथ में अगर रिलीजिंग हार्मोन नाम आता है तो वो हार्मोन किसके द्वारा सिक्रेट किया गया है, हाइपोथैलेमस के द्वारा। और किसी के अगर स्टिमुलेटरी हार्मोन नाम आता है तो इसका मतलब वो किसके द्वारा सिक्रेट किया गया है, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। तो देखिए रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन के फॉर्म में पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देगा कि ये इस हार्मोन को क्या करना है, सिक्रेट करेगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड मैसेज के रूप में ब्लड के अंदर क्या छोड़ेगा, थायराइड स्टिमुलेटरी हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटरी हार्मोन रिलीज होकर के थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करता है, और थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करेगा तो क्या होगा, थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करते ही ये थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन स्टार्ट कर देता है। अब देखिए थायराइड ग्लैंड के पास में दो टाइप की सेल्स होती हैं, एक तो होती है पैराफोलिकुलर सेल्स, एक तो होती है पैराफोलिकुलर सेल्स और एक होती है फोलिकुलर सेल्स। एक तो क्या होती हैं, पैराफोलिकुलर सेल्स और एक होती हैं फोलिकुलर सेल्स। तो जो पैराफोलिकुलर सेल्स का काम है उसका काम क्या है, कैल्सिटोनिन का सिक्रेशन करना। यानी पैराफोलिकुलर सेल्स का काम क्या है, कैल्सिटोनिन का सिक्रेशन करना, जो बॉडी के अंदर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखता है। इसके अलावा फोलिकुलर सेल्स का काम क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन करना। तो T4 एंड T3 क्या है,
थायरोक्सिन हार्मोन का सिंथेसिस जो है वो टायरोसिन एमिनो एसिड की वजह से होता है। बायोकेमिस्ट्री में हमने सारे सारे 20 टाइप के एमिनो एसिड्स पढ़े थे। जिन बच्चों ने ऑफलाइन क्लास ली थी वहां पर हमने देखा था कि क्या जो थायरोक्सिन हार्मोन है वह टायरोसिन एमिनो एसिड से बनता है, और टायरोसिन एमिनो एसिड के ऊपर आप 3 आयोडाइड ग्रुप जोड़ रहे हो तो इसका मतलब क्या बोल देंगे कि T3, एंड 4 आयोडाइड ग्रुप जोड़ रहे हो तो उसको क्या बोल देंगे T4, यानी ट्राई आयोडोथायरोनिन या टेट्रा आयोडोथायरोनिन। जो थायरोक्सिन की एक्टिव फॉर्म होती है वो T3 होती है, और जो सिंथेसाइज्ड फॉर्म होती है इनिशियली जो थायरोक्सिन सिंथेसाइज किया जाएगा वो T4, यानी T4 से एक आयोडीन ग्रुप को रिमूव किया जाएगा और एक आयोडीन को रिमूव करके उससे क्या बनेगा T3, जो कि थायरोक्सिन हार्मोन की एक्टिव फॉर्म होती है। तो इस प्रकार से एक ये भी ध्यान रखना कि आपकी नजर में ये साइड कम आया होगा कि फॉलिकुलर सेल्स एंड पैराफॉलिकुलर सेल्स, और दूसरा कैल्सिटोनिन हार्मोन, यानी कि पैराफॉलिकुलर सेल से कैल्सिटोनिन हार्मोन भी सिक्रेशन होता है। बाकी थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में तो सबने सुन रखा है, थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में सबने सुन रखा होता है। तीसरी बात हमने क्या बताई कि ये जो T3 फॉर्म होती है वो एक्टिव फॉर्म होती है, थायरोक्सिन की T3 फॉर्म जो है वो एक्टिव फॉर्म होती है। तो अब बात करते हैं, देखिए सबसे पहले फॉलिकुलर सेल्स की, यानी कि क्या रिलीज होगा थायरोक्सिन हार्मोन। फॉलिकुलर सेल्स से क्या रिलीज होगा थायरोक्सिन हार्मोन। तो होपफुली ये चीजें आपने देखी होंगी, जिसकी पोजीशन आपने देखी, एंड थायराइड ग्लैंड का सिग्नलिंग का काम आपने देखा। अब ये कल ही मैंने आपको बताया था कि इनिबिन नाम का हार्मोन रिलीज किया जाता है किसी ऑर्गन के या किसी ग्लैंड को हार्मोन का सिक्रेशन करना है, तो वो रिलीजिंग हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस प्रॉपर रिलीज करता रहेगा, जिससे वो ग्लैंड हाइपोथैलेमस से कोऑर्डिनेट होकर के हार्मोन का सिंथेसिस करती रहेगी। लेकिन जब हार्मोन का सिंथेसिस कंप्लीट हो गया, यानी कि अपना काम कंप्लीट हो गया, तो बिना मतलब का हार्मोन का क्यों सिक्रेशन करना, तो उसके लिए वापस ग्लैंड के द्वारा नेगेटिव फीडबैक दिया जाता है, जिसको हमने इनिबिन बोला था। इनिबिन है वो हाइपोथैलेमस तक भेजा जाता है कि जो काम होना चाहिए था वो हो चुका, अब उस हार्मोन की जरूरत नहीं है। तो इनिबिन हार्मोन के रेस्पॉन्स में हाइपोथैलेमस है वो रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रेशन करना बंद कर देगा, और रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन करना बंद कर देगा तो TSS भी कम हो जाएगा, और TSS भी कम हो जाएगा तो इसका मतलब थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन भी बंद हो जाएगा। इस प्रकार से एंडोक्राइन सिस्टम को रेगुलेट किया जाता है। अब अपन देखते हैं फॉलिकुलर सेल्स के बारे में कि फॉलिकुलर सेल्स कैसे काम कर रही हैं। फॉलिकुलर सेल्स, ये अपनी फॉलिकुलर सेल्स हैं, और फॉलिकुलर सेल से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा था, फॉलिकुलर सेल से थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज हो रहा था। इससे कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा था, थायरोक्सिन हार्मोन। अब थायरोक्सिन हार्मोन किससे सिंथेसाइज होता है, टायरोसिन एमिनो एसिड से। जैसा कि मैंने बताया टायरोसिन एमिनो एसिड से। टायरोसिन एमिनो एसिड के पास में इंडोल रिंग होती है, तो मैं आपको डायरेक्ट इंडोल रिंग बना के दिखा देता हूं। सॉरी, फेनिल के साथ में इंडोल रिंग तो ट्रिप्टोफैन के पास में होती है, टायरोसिन के पास तो एक बेंजीन रिंग होती है ऐसी। तो ये दो टायरोसिन की बेंजीन रिंग है वो आपस में बंधी हुई है। अब इसके ऊपर अपन क्या ऐड कर देते हैं, आयोडीन ऐड कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, जैसे हमने 2 आयोडाइड यहाँ ऐड कर दिए, एक 2 आयोडाइड यहाँ और एक यहाँ, यहाँ हमने आयोडाइड ऐड कर दिए और 2 आयोडाइड यहाँ ऐड कर दिए, तो ये क्या बन गया अपना थायरोक्सिन। इसे अब अपन क्या कर देंगे, थायरोक्सिन हार्मोन हम दे देंगे, थायरोक्सिन हार्मोन। अब इससे एक आयोडाइड है वो फिर से निकाला जाता है, यानी ये तो क्या है T4 है, और इसका डी आयोडाइनेशन किया जाएगा।
और डीआयोडाइनेशन करने की वजह से एक आयोडीन निकल जाएगा, तो फिर पीछे क्या बचेगा, T3, और ये T3 हार्मोन है वो काम करना स्टार्ट कर देता है। अब देखिए T3 हार्मोन न्यूक्लियर रिसेप्टर फैमिली का मेंबर है, यानी कि ये जीन लेवल तक काम कर देता है। जब आप आगे डेवलपमेंट पढ़ोगे तो वहां पर रेटिनोइक एसिड के रिसेप्टर को एक्टिव करने का काम करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिव करने का काम करता है, आपकी बीएमआर को रेगुलेट करने का काम करता है। यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन का जो रिसेप्टर है, बस इतने से ही आप समझ जाना कि थायरोक्सिन हार्मोन का रिसेप्टर है, यानी कि प्रत्येक हार्मोन है, और प्रत्येक हार्मोन अगर आपकी बॉडी में है तो इसका मतलब उसका क्या है, रिसेप्टर भी प्रेजेंट है। आप जानते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे ही किसी को नहीं आने देती, उसके क्या होने चाहिए, रिसेप्टर होने चाहिए। तो थायरोक्सिन का रिसेप्टर है वो न्यूक्लियर रिसेप्टर फैमिली से बिलोंग करता है, और न्यूक्लियर रिसेप्टर फैमिली से बिलोंग करने का मतलब ये हो गया कि थायरोक्सिन हार्मोन की सिग्नलिंग है वो न्यूक्लियस तक भी जाती है। ये किस फैमिली से है, न्यूक्लियर, या इसको आप ऐसे बोल सकते हो न्यूक्लियर रिसेप्टर फैमिली। न्यूक्लियर रिसेप्टर फैमिली से बिलोंग करने वाला हार्मोन है, यानी कि इसकी जो सिग्नलिंग है वो कहाँ तक जा सकती है, न्यूक्लियस तक जा सकती है। और न्यूक्लियस तक जा सकती है तो इसका मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस तक जा सकती है तो यह जीन्स के एक्सप्रेशन में भी भाग लेता है, जैसे कि मेटामॉर्फोसिस करवाने का काम हो गया। आपने कभी मेटामॉर्फोसिस पढ़ा हो तो एम्फीबियन के अंदर मेटामॉर्फोसिस के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन का इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा इंसेक्ट के मेटामॉर्फोसिस के अंदर आपने कोई पढ़ा होगा इक्डाइसोन हार्मोन, और कौन सा हार्मोन था, एक ज्वेनाइल हार्मोन जिसको अपन JH बोलते थे। उन दोनों हार्मोन्स का रोल था इंसेक्ट के अंदर, और एम्फीबियन के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन का मेटामॉर्फोसिस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो देखिए इसके काम क्या हैं, इसके काम आपको बताते हैं। ये मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड काम भी करता है, यानी काम तो इसके काफी ज्यादा हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट काम की अगर बात करें तो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड काम करता है। इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट का काम भी करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट का काम करता है। देन इनके अलावा ग्रोथ को के अंदर भी काम करता है, यानी कि ग्रोथ को भी रेगुलेट करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी इसका कोई इंपॉर्टेंट काम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी इंपॉर्टेंट काम होता है। अब मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जैसे मान लो फैट ऑक्सीडेशन का काम कर सकता है, इसके अंदर क्या काम कर सकता है, मेटाबॉलिज्म में फैट ऑक्सीडेशन से रिलेटेड भी कोई काम कर सकता है। फैट ऑक्सीडेशन कर दिया या कैटाबॉलिज्म को बढ़ा दिया। कैटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है, बायोमोलिक्यूल्स का टूटना, और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है बायोमोलिक्यूल्स का बनना। यानी कैटाबॉलिज्म का क्या मतलब हो गया कि ग्लूकोज को तोड़ करके ग्लाइकोलाइसिस बनाना किसका पार्ट हो गया, कैटाबॉलिज्म का। और एनाबॉलिज्म क्या हो गया कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना, यानी छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल बनना क्या कहलाता है, एनाबॉलिज्म। और बड़े मॉलिक्यूल टूटकर छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना कैटाबॉलिज्म कहलाता है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या करेगा, ये एटीपेज एक्टिविटी को बढ़ाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपेज एक्टिविटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और एटीपेज एक्टिविटी को बढ़ाएगा, क्यों बढ़ाएगा, किसके लिए बढ़ाएगा, ताकि हीट जनरेशन हो सके। क्या हो सके, हीट जनरेशन, यानी कि हीट प्रोड्यूस करने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो हीट जनरेशन क्यों करता है, हीट जनरेशन करता है बीएमआर बढ़ाने के लिए, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए ऐसा काम करता है। अब बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ी है, और बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ी है तो इसका मतलब क्या हुआ है, बॉडी टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज। बॉडी टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो गया।
बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से आपको गर्मी फील होती है। इसीलिए सर्दियों में गर्मी से बचाने का काम कौन करता है? सर्दियों में सर्दियों में ठंड से बचाने का काम है वो थायरोक्सिन हार्मोन करता है। वो आपकी बीएमआर को बढ़ा देगा, और बीएमआर को बढ़ा देगा तो बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, जिससे आपको ठंड कम फील होती है। अब बात कर लेंगे हाइपोसिक्रेशन एंड हाइपर सिक्रेशन की, यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा है या कम रिलीज हो रहा है, उसकी बात करते हैं। हाइपोसिक्रेशन एंड हाइपर सिक्रेशन। देखिए, हाइपोसिक्रेशन का मतलब क्या हो गया? हाइपोसिक्रेशन का मतलब हो गया कि थायरोक्सिन हार्मोन कम बन रहा है। हाइपोसिक्रेशन का मतलब क्या हो गया? कि थायरोक्सिन हार्मोन की कंसंट्रेशन लो है। हार्मोन की कंसंट्रेशन लो है, और हाइपर सिक्रेशन के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा है। थायरोक्सिन क्या है? ज्यादा है। अब अगर थायरोक्सिन हार्मोन कम है तो बीएमआर क्या होगी? कम होगी, और बीएमआर कम होगी तो बॉडी टेम्परेचर कम होगा। अगर हाइपर सिक्रेशन हुआ तो बीएमआर होगी ज्यादा, और बीएमआर ज्यादा होगी तो बॉडी टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा, बॉडी टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। अगर हाइपोसिक्रेशन वाली कंडीशन है तो आपको गर्मियों में भी ठंड लगेगी। हाइपोसिक्रेशन का मतलब क्या हो गया? कि आपके बॉडी का टेम्परेचर है वो कम है, और बॉडी का टेम्परेचर कम है, इसका मतलब भी आप क्या हो जाएंगे? हीट सेंसिटिव हो जाएंगे, या हीट की बजाय आप कोल्ड सेंसिटिव हो जाएंगे। यानी कि आपको गर्मियों में भी क्या लग रही है? ठंड लग रही है। गर्मियों में भी ठंड लग रही है तो आप क्या हो जाएंगे? कोल्ड सेंसिटिव। एंड हाइपर सिक्रेशन हो गया तो आप हीट सेंसिटिव हो जाओगे, यानी कि आपको सर्दियों के अंदर भी क्या लग रही है? गर्मी। सर्दियों के अंदर भी आपको क्या लग रही है? गर्मी। अगर थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा रिलीज होना शुरू हो गया तो, अब थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा रिलीज होना शुरू हो गया तो गोइटर डिजीज होती है। गोइटर डिजीज। एंड अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी है तो होती है ग्रेव डिजीज। इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूं। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होती है तो कौन सी डिजीज होती है? ग्रेव डिजीज। ग्रेव डिजीज होती है, और यहाँ पर गोइटर डिजीज होती है। गोइटर को आप हिंदी में गलगंड रोग बोलते थे। अब आप मुझसे ये सवाल करोगे सर हमने तो ये सुना था कि आयोडीन की कमी से गलगंड रोग होता है, लेकिन आप तो बता रहे हो क्या कि हाइपर सिक्रेशन की वजह से गोइटर हो रहा है। तो मैं थायरोक्सिन हार्मोन की बात कर रहा हूं, यानी कि आपके पास किसकी कमी है? आयोडीन की कमी है। आपके पास कमी किसकी है? आयोडीन। फिर से रेड आ गया। अगर आपके पास में आयोडीन की कमी है तो आपका ब्रेन सिग्नलिंग कैसे करेगा? बात को समझना। T3 एंड T4 हार्मोन, T3 एंड T4 हार्मोन की क्या होगी? कमी होगी। T3 एंड T4 हार्मोन की होगी कमी। अगर आपके पास में किसकी कमी है? आयोडीन की कमी है। तो T3 एंड T4 हार्मोन की कमी है तो फिर जो आपका ब्रेन है वो सिग्नलिंग करना स्टार्ट करेगा कि भाई थायरोक्सिन हार्मोन की कमी है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी है तो वो TRH एंड TSH की रिसेप्टर की अमाउंट क्या कर देगा? बढ़ा देगा। TRH एंड TSH की अमाउंट क्या कर देगा? बढ़ा देगा, जिससे आपकी जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड की साइज है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अब थायराइड ग्लैंड को काम ज्यादा करना पड़ रहा है। आयोडीन की कमी के अंदर थायराइड ग्लैंड को काम ज्यादा करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड की साइज जो है वो बढ़ जाती है, गले के अंदर सूजन आ जाती है, और इसी को आप क्या बोलते हैं? गलगंड रोग। इसी को आप क्या बोलते थे? गलगंड रोग या गोइटर डिजीज। तो गोइटर डिजीज किसकी कमी से हुई है? आयोडीन की कमी से हुई है, थायरोक्सिन की कमी से नहीं हुई।
हमेशा ध्यान रखना, जो गलगंड रोग है वो आयोडीन की कमी से होता है, न कि थायरोक्सिन की कमी से। वहां पर थायरोक्सिन की कंसंट्रेशन तो आपको ज्यादा दिखाई देगी, आपको थायरोक्सिन की कंसंट्रेशन ज्यादा दिखाई देगी, TRH एंड TSH। और ये ज्यादा क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि जो आपका ब्रेन है वो TRH रिलीज कर रहा है, और ब्रेन TRH रिलीज ज्यादा कर रहा है तो TSH पिट्यूटरी ग्लैंड TSH ज्यादा रिलीज कर रही है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड का काम ज्यादा बढ़ गया। और थायराइड ग्लैंड का काम ज्यादा बढ़ गया जिसकी वजह से क्या हो पा रहा है भाई, थायराइड ग्लैंड का काम ज्यादा हो गया, और थायराइड ग्लैंड का काम ज्यादा हो गया जिसकी वजह से क्या हो रहा है, थायराइड ग्लैंड की साइज ज्यादा बढ़ रही है। तो गोइटर डिजीज, आयोडीन की तो कमी होती है, ये बात सच है, लेकिन गोइटर डिजीज के अंदर TRH एंड TSH की अमाउंट ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ब्रेन के पास किसी भी चीज की कमी आएगी, ब्रेन के पास में क्या कमी आ रही है कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी है, तो ब्रेन सिग्नलिंग देगा कि भाई क्या करो, आप क्या करो, थायराइड की कंसंट्रेशन बढ़ाओ, यानी TRH एंड TSH की कंसंट्रेशन को बढ़ाओ। देन इसका उल्टा इसके अंदर हो जाएगा, यानी कि आयोडीन क्या है, कम सिक्रेशन हो रहा है, आयोडीन ज्यादा हो गया। अगर बॉडी के अंदर आयोडीन ज्यादा हो गया तो ग्रेव डिजीज हो जाता है, यानी आयोडीन अगर ज्यादा हो गया तो ब्रेन क्या देगा कि TRH एंड TSH की अमाउंट को क्या कर दो, कम कर दो, TRH एंड TSH की अमाउंट कम कर दो, इसीलिए तो हमने इसको हाइपोसिक्रेशन बोला, यानी कम सिक्रेशन। तो इसके अंदर TRH एंड TSH की अमाउंट ज्यादा हो जाती है। तो ग्रेव डिजीज के अंदर क्या होता है कि इसका ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है, इसके बाद में क्या हो जाती है, ऑटो इम्यून, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम है वो TRH एंड TSH को अपने ही खिलाफ क्या बनाने लग जाएगा, एंटीबॉडी, यानी अपनी बॉडी के लिए जो TRH एंड TSH अपनी बॉडी के मेंबर हैं, लेकिन उनके खिलाफ ही एज ए एंटीजन मान के इनके खिलाफ क्या बनाने लग जाएगा, एंटीबॉडी, जिसकी वजह से TRH एंड TSH को नष्ट करना स्टार्ट कर देगा। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ग्रेव डिजीज। एंड TRH एंड TSH अगर नष्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तो यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन की फिर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इस कंडीशन में थायरोक्सिन हार्मोन की इनडायरेक्टली कमी हो जाएगी। तो ग्रेव डिजीज एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज का क्या मतलब हो गया कि अपनी बॉडी के कुछ पार्ट्स को, कुछ ऑर्गन्स को या कुछ बायोमोलिक्यूल्स को नॉन सेल्फ मानकर, एज ए एंटीजन मानकर उनके खिलाफ एंटीबॉडी बना के उनको नष्ट करना क्या कहलाता है, ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज। और ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से TRH एंड TSH को नष्ट कर दिया जाएगा, और TRH एंड TSH को नष्ट कर दिया जाएगा तो इसका मतलब थायरोक्सिन हार्मोन की भी कमी हो जाएगी। इस डिजीज को अपन ग्रेव डिजीज बोलते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कल पैराफोलिकुलर सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कैल्शिटोनिन हार्मोन का क्या काम होता है उसके बारे में अपन देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही कर पाएंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप अपनी स्टडी कंटिन्यू जारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।